अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हस्बे मामूल चलते हैं उन मौज़ूआत की तरफ जिन पर आज हमने शामी साहब से बात करी। अमरीका तालिबान मुज़ाकरात का ऐलान, पाकिस्तान की मुआवनत से या पाकिस्तान के बगैर? इमरान खान ने कौमी असेंबली के रुकन के तौर पर हल्फ उठा लिया। स्मगलशुदा गाड़ियों पर दी गई एमनेस्टी स्कीम खत्म, 51,000 गाड़ियां कब्जे में लेकर नीलाम की जाएं, अदालत का हुक्म। क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड कौम को भिखारी बना रहा है? जी खुशामदीद नुक्ता नज़र में। शामी साहब, तालिबान पर बात करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बलूचिस्तान में 3 रुकनी काबीना ने हल्फ भी उठा लिया आज। सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी वजीर बन गए हैं। जी, सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी। और कौन कौन है? जी, नवाब मोहम्मद खान शवानी साहब और अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल। ठीक है, एक नेशनल पार्टी से, जी, एक पख्तूनख्वा से और एक मुस्लिम लीग से। जी बिल्कुल। अब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के बारे में मुस्लिम लीग का ये ख्याल था कि उनको सीनियर मिनिस्टर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वजीर तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी सीनियरिटी डिक्लेयर नहीं हुई। जी, असूलन तो उनको सीनियर वजीर होना चाहिए। लेकिन शाम साहब उन्हें खुसूसी मुआवन भी तो बनाया था वजीर आज़म ने। वजीर आज़म ने उनको खुसूसी मुआवन बनाया था और इस्लामाबाद ले गए थे। जी, शायद वजीर आज़म का ये ख्याल हो कि उन्हें इस्लामाबाद में रखा जाए और कोई प्रॉब्लम न दरपेश हो वहाँ। लेकिन फिर जाहिर है कि अब वो वजीर बन गए हैं तो खुसूसी मुआवन नहीं रहेंगे। बिल्कुल, या हो सकता है दोनों टोपियाँ पहने रहें। जी, लेकिन वजीर बनने से ये आ जाएगा कि मुस्लिम लीग नून और सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं वो पूरी यकसुई के साथ हुकूमत के साथ हो गए हैं। ठीक। मगर सनाउल्लाह ज़हरी की जो सीनियरिटी है और मुस्लिम लीग की में जो उनकी हैसियत है और फिर उनका जो रोल है मुस्लिम लीग को तवाना करने में, उसका तकाजा ये है कि वो सीनियर वजीर हों। ठीक, क्योंकि ये बात भी मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हो, दुआ करनी चाहिए कि ये बलूचिस्तान की काबीना जो है कुछ करके दिखा वैसे सके। 3 रुकनी है, अभी एक्सटेंशन जाहिर होगी, लेकिन कितनी होगी? रवायत तो बलूचिस्तान की ये थी ना कि हर मेंबर वजीर हो जाता, हर मेंबर वजीर हो। और अपोजिशन के लिए तो मेरा ख्याल अगर टेंडर तलब करते तो तब भी कोई बनने को तैयार नहीं था। हमारे रिंद साहब जो थे वो अपोजिशन में बैठे हुए थे, वो भी मजबूरी थी। रईसानी साहब से उनका कबायली झगड़ा था, उनके वालिद साहब पर जो हमला हुआ और उसमें वो रिंद कबीले के लोग मुलव्वस समझे जाते थे या अल्जाम था उन पर। तो दोनों कबीलों में बड़ी लड़ाई थी, बड़ा फसाद था। वो तो रिंद साहब जो थे उनको तो इतना जान का खतरा था कि वो सूबाई असम्बली का इजलास अटेंड नहीं कर पाते थे और बड़े प्रोटेक्शन के साथ 1 बार 2 बार शायद गए होंगे वहाँ। तो बहरहाल अब तो अपोजिशन में माशाल्लाह जमीयतुल उलमा इस्लाम मौजूद है और अच्छी खासी अपोजिशन होगी। और जो उनके मुखालफिन थे यानी पश्तून कौम परस्त जी, वो हुकूमत में होंगे, और जो यानी मुस्लिम कौम परस्त हैं जी, जमीयतुल उलमा इस्लाम वाले जो यकीन नहीं रखते नस्ली और लिसानी तासुबात पर, तकसीम पर, वो अपोजिशन में बैठेंगे। देखिए, तो गोया ये बेटर परफॉर्मेंस की कोई उम्मीद है? देखिए, उम्मीद कोशिश होगी और अपोजिशन भी अपना किरदार अदा करे और हुकूमत जो है वो भी कुछ संभली बातें कर रही है। इसकी तवक्को रखनी चाहिए कि ऐसी हुकूमत होगी जो बलूचिस्तान को कम ही नसीब होती है। शाम साहब, अमरीका तालिबान मुज़ाकरात का इधर ऐलान हुआ और साथ ही आज ये खबर भी आ गई कि अफ़गानिस्तान और अमरीका के दरमियान
जो मामलात चल रहे थे वो आज मुअत्तल कर दिए गए, सिक्योरिटी के मुज़ाकरात, यानी करज़ई हुकूमत जी करज़ई हुकूमत के जो मुज़ाकरात। हाँ, उसकी वजह यह हुई है कि वो जो तालिबान ने वहां अपना फटा लगाया ना, उसमें इस्लामी इमारत अफगानिस्तान का बोर्ड लगा दिया। अच्छा, वो कतर में? कतर में, ठीक। जो दफ्तर कायम हुआ है उनका। मगर जो अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग मालूम होती थी वो तो ये थी कि वो कोई इस तरह का फटा लगेगा जिससे मामलात अभाम का शिकार रहे। यानी तालिबान जो हैं उनकी ये हैसियत के एक पैरेलल गवर्नमेंट की हैसियत तो तस्लीम नहीं कर रहा था अमेरिका जी। लेकिन बहरहाल ये जो दो उनके बहुत आला सरकारी अफसर जो थे उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया था इस ऐलान से पहले जी। तो एक आयरलैंड में था और एक जो था वॉशिंगटन में था। ठीक। और उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया था और एम्बार्गो लगाया था उस पर कि ये कंटेंट जो है रिलीज ना करें खास वक्त से पहले जी। तो उसमें जो बातें हुई हैं उस एक तो बात ये वाज़ेह हुई कि पाकिस्तान का एक बड़ा मुस्बत किरदार रहा है इस मुज़ाकरात के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, ये दफ्तर खुलने में भी, दफ्तर खुलने में। हालांकि यहाँ तो बात बरक समझी जा रही है। नहीं, उन्होंने इसका एतराफ़ किया। जहाँ अमेरिकन हुकाम ने यह कहा कि भाई सदर बारक ओबामा साहब का एक रोल है, दूसरे मुल्कों का रोल है, खुद जो उनके क्या जो मर गए थे एलची जी जो फौत हो गए थे, उनका अब नाम इमीडिएटली जेहन से निकल गया, मेरे जहन से भी निकल गया। तो उसके बाद ग्रॉसमैन जो मौजूदा है उनका रोल है हॉलब्रोक, रिचर्ड हॉलब्रोक। तो हॉलब्रोक और उनको भी कराजे तहसीन पेश किया उन्होंने। और सदर ओबामा का तो बहरहाल एक मरकजी किरदार है। तो उन्होंने कहा कि ये कई सालों में हम ये मुज़ाकरात जो हैं वो किसी न किसी रंग में चलते रहे हैं और ये नतीजा बरामद हुआ है। और पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव था और पाकिस्तान ने तालिबान को परसुएट करने में, उनको मेज तक लाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और कई सवालात हुए उनसे पाकिस्तान के बारे में। शाम साहब फिर इन सवालात पे बात करते हैं, पहले एक ले लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की। शाम साहब आप बता रहे थे कि पाकिस्तान का बड़ा रोल है, लेकिन अफगानिस्तान कहते हैं नहीं। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मुसलसल एक बड़ा, पहले कुछ शक्को शुबा रहा एक ज़माने में, ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान ने ऐसे सारे जो इशारे हैं, जो मालूमात हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है, मुस्बत किरदार अदा किया है इस घड़ी तक लाने में। और जी शाम साहब, करज़ई साहब मुतय्यन इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुछ लोगों को रिहा ही नहीं करना चाह रहे पाकिस्तानी, हम चाहते हैं रिहा करें ताकि उनसे मुज़ाकरात करें। और बात देखिए, जब वो तो पैकेज डील होगी, जो कैदी रहा होंगे किस वक्त होंगे, कैसे मामलात होंगे, पाकिस्तान कैसे करेगा। अभी तो अमेरिका और तालिबान के दरमियान भी कैदियों का तबादला होना है। अच्छा, उनके भी कैदी एक दूसरे के पास हैं। ठीक, लेकिन ये बातें बात की हैं। करज़ई साहब जो हैं वो तो एक फरीक है ना इसमें। पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है, और जाहिर है कि जब पाकिस्तान के रोल की आप बात करेंगे तो हमारी जो हुकूमत वज़ारत ख़ारजा है उसको भी आप क्रेडिट को देना पड़ेगा इसका, और सबसे बड़ा क्रेडिट तो फिर हमारी फौज को जाएगा। अच्छा, अशफाक परवेज़ कियानी साहब को, क्योंकि जनरल कियानी तो मुसलसल उनका थीसिस ये रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, डायलॉग के जरिए मसला हल किया जाए। तो सदर ओबामा के पास वो पेपर उन्होंने अपना पुट किया, फिर नेटो हुकाम से मुलाकातें की, मुसलसल वो इसमें शरीक रहे हैं। यानी गोया अफगान इनिशिएटिव आज भी GHQ में ही है। GHQ में है और एक बड़ा पॉजिटिव उसका नतीजा निकला है। बल्कि अब ये मैं तो समझता हूँ कि कियानी साहब की तो रिटायरमेंट आ रही है शायद कुछ चंद माह में, लेकिन कोई ऐसा तरीका ज़रूर ढूंढना चाहिए जिससे इस प्रोसेस के साथ वो इन्वॉल्व रहें। क्योंकि उनका जो रोल है, अब पाकिस्तान का रोल जो है दरअसल उन्हीं का रोल है जिसका बार बार एतराफ़ किया है। और वहाँ भी देखिए मीडिया वाले जो हैं, कौन से हमारे दोस्त बैठे, तरह तरह के सवालात उन्होंने किए हैं और जवाब यही मिला है। अब बड़ी एक दिलचस्प बात मैं बताऊं। पहली बात तो जो अमेरिकी हुकाम है वो ये बता नहीं पा रहे कि वहाँ दफ्तर जो खुल रहा है वो किस नौइयत का दफ्तर होगा। वो कहते हैं तालिबान का एक सियासी दफ्तर होगा। इसकी नौइयत क्या होगी ये कतर की हुकूमत बताएगी जी। और कतर की हुकूमत का भी, अमीर कतर का भी एक ख़ास रोल है, एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल अमेरिका तो फैसिलिटेटर है। अच्छा,
ये मुज़ाकरात होने हैं अफगानों के दरमियान। ठीक है। वो एक दूसरे के साथ जिंदा रहने का तरीका ढूंढे और निकाल ले। यानी एक तरफ करजई गवर्नमेंट, हाँ, और और दूसरी तरफ उसको तालिबान। ना। तो ये जो दोनों हैं, एक वो कह रहे हैं कि हमारी जो बुनियादी पत्थर है हमारे, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत हम जारी रखेंगे। ठीक है। और जब हम यहाँ से रुखसत होंगे तो वो सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनके पास होगी, जो बतदरीज उनको मुंतकिल होती चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद भी अमेरिका एक अपनी प्रेजेंस रखेगा वहाँ अफगान फोर्सेस की तरबियत के हवाले से, अच्छा। और ये सिक्योरिटी जो है उसको बेहतर बनाने के हवाले से। ये तो उनके मामलात हैं। अब वो कहते हैं कि अफगान फोर्सेस जो हैं उनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रहेगा, और ये अफगानों को आपस में तय करना है कि वो एक दूसरे के साथ क्या सलूक करेंगे, कैसे रहेंगे। ठीक। और अमेरिका इसमें उनको फैसिलिटेट करेगा। अच्छा। जबकि जो अब उन्होंने अफगानों तालिबान जो है उनका जो बयान कल आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। गोया जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो और तासुर अमेरिका तो यही है, ठीक ना? बिल्कुल यही। अमेरिकी हुकाम ने इस बात को इस लहजे में तस्लीम नहीं किया। दूसरी बात उन्होंने ये कही, जो लोग ये ब्रीफ कर रहे थे उनमें से एक साहब उन्होंने कहा मुझे बड़ा तजर्बा है इस तरह के मुज़ाकरात में शरीक होने का। कभी कामयाबी भी होती है, कभी नाकामी भी होती है। ठीक। ये बड़ा बम्पी रोड है। इसमें आप ये ना समझे कि फौरी तौर पर कोई कामयाबी हो जाएगी। इसमें बड़ी रुकावटें आएंगी और बड़ी उलझनें पैदा होंगी, और इसमें कोई आप हाई होप्स ना लगाएं। अच्छा। तेजी से नताइज ना देखें। लेकिन एक प्रोसेस हमने शुरू किया है, और ये अमेरिका जो है अगर तालिबान के साथ उसका पहला बराह रास्त राब्ता होगा। लेकिन आज ही काबुल में नेटो के फौजियों को मार दिया गया, उन पे हमला हुआ। ठीक है, वो अच्छा ये भी उन्होंने कहा कि ये भी जारी रह सकते हैं ऑपरेशन। ठीक। वो भी अपनी कार्रवाइयां जारी रख सकते हैं और हम भी अपनी कार्रवाइयां जारी रख सकते हैं, और मुज़ाकरात भी और जारी मुज़ाकरात भी जारी रख सकते हैं। अगर चेक हमारी तवक्को होगी कि ये सिलसिला सुस्त पड़ जाए और इसमें तेजी न रहे, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारा जो मुतालबा होगा, ये तकाजा होगा, वो ये होगा कि तालिबान जो हैं वो अपने आप को अलग कर ले इंटरनेशनल टेररिज्म से। तो तालिबान जो हैं वो ये बयान जारी करेंगे कि वो अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गोया अल्टीमेटली अलकायदा से उनका ताल्लुक अलग खत्म हो जाएगा। मगर वो अमेरिकन ये कहते हैं कि ये भी फौरी ऐलान की तवक्को न करें आप। ठीक है। जो ऐलान होगा हर चीज फौरी नहीं होगी। ठीक है। इसके नतीजे में मुज़ाकरात के ये बातें होंगी। जी। गोया एक प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है, उसमें मुख्तलिफ और कंसेंसस है। G8 के जो ममालिक हैं, आपको आयरलैंड में उनका इजलास था, उनको भी ब्रीफ किया है, आपने दूसरे इत्तहादियों को भी ब्रीफ किया है, और अमेरिका सारे ऑन बोर्ड हैं। ठीक है। और अफगानिस्तान की जो कर्जई हुकूमत है वो भी, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी, सियासी हुकूमत भी, और सियासी हुकूमत भी। दायरा को पाकिस्तान का जब लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप जी, उसमें सियासी हुकूमत भी शामिल होगी, उसमें फौजी हुकूमत भी शामिल होगी। ठीक है। यानी फौजी जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। जी, तो ये सारे हमारे पाकिस्तान में जो कल शामी साहब जिस पे आपने बात की कि एस्टैब्लिशमेंट पे के खिलाफ महमूद खान अचकज़ई भी बोले, फिर एक खास अंदाज में चौधरी निसार ने भी बात यह है कि ये तो बेचारे अभी वो पुराना निसाब याद कर रहे हैं ना। अच्छा। इनको ये डेवलपमेंट्स का क्या पता जो हो रही हैं। ठीक। और ये उनसे आगाह भी नहीं है, और इनको आगाह होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक बड़ी नाजुक सी डिप्लोमेसी है जो बरसों से जारी है। ठीक। अब तो उन्होंने कहा बरसों से जारी है, मुख्तलिफ ममालिक इसमें शरीक है। अब ये एक कदम आगे बढ़े हैं, एक दफ्तर उनका कायम हुआ है। अब देखिए उसके बारे में भी क्या क्या पेचीदगियां पैदा होती हैं और किस तरीके से उनसे रुकावटों को दूर किया जाता है। तो अमेरिका का मकसद तो ये है कि हम जब जा रहे हैं तो यहाँ कोई दोबारा ऐसा ना हो कि टेररिज्म के कोई सेफ हेवंस बन जाए, और ऐसा ना हो कि अफगानों में बाहिमी लड़ाई शुरू हो जाए। ये उन्होंने जो कहा है। ठीक है। अब अल्टीमेटली ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि अफगान जो है सोवियत विड्रॉल के बाद भी अफगान आपस में बना के नहीं रख सके। उनकी आपस की लड़ाई की वजह से
ये सूरत हाल पैदा हुई जिसको हमने आज नतीजा भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ सेकंड फिडल बजा लेंगे ऐसी सूरत हाल में कि जनरल कियानी सेंटर स्टेज पे हों इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब जो हैं, जी, जनरल कियानी साहब उनका बाजुए शमशीर जन है। ठीक। जो रियासत का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें जो बुनियादी कायद जो होता है, जो लीड कर रहा होता है, उसकी हैसियत बुनियादी होती है। लेकिन बाजू जो है, तलवार तो उसी से उठती है ना, बिल्कुल। और दिमाग जो है सोचता वो है। तो अगर आप अपने ही बाजू के और अपने दिमाग के दर पे हो जाए तो आपकी तो अपनी शख्सियत रुक जाएगी। ठीक। तो नवाज शरीफ साहब को एक लीडिंग रोल अदा करना है। ये नहीं है कि कोई धींगा मुश्ती करनी है और खामोश सपोर्ट करना। और जरदारी साहब जो हैं, ये तो देखिए जो वाकयात हुए हैं उससे तो मालूम होता है कि वो भी अपना एक रोल अदा कर रहे थे, और हमारे जो वजारत खारजा है वो भी अपना एक रोल अदा कर रही थी। तो सारे मिलकर देखिए एक सुर में थे ना। ये सुर में गाना जो होता है उसमें तो सारे एक सुर में गाते हैं ना। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा हारमोनियम बिगड़ जाए तो बेसुरा हो जाता है गाना। ठीक। तो अगर इसको बेसुरा करना है तो वो तो फिर और बात है। अगर सुर में रहना है तो एक दूसरे के साथ चलना होगा। आज इमरान खान भी असेंबली में पहुंच गए हैं, वो इस सुर ताल में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि केपीके में गवर्नमेंट तो उनकी है। देखिए अफगानिस्तान वो पहुंच गए हैं, और अगरचे थोड़े से वो अनकंफर्टेबल थे, उनको उठने बैठने में, खड़े होने में कुछ तकलीफ महसूस हो रही थी। लेकिन जिस बीमारी से, जिस चोट से वो गुजरे हैं, उसके बाद उनका इस तरह खड़े हो जाना, यह भी एक मोजज़त। और आइंदा चंद हफ्ते में उनकी बेहतर होती चली जाएगी सेहत। उन्होंने बड़ी, देखिए उन्होंने कोई जज्बाती लहजे में गुफ्तगू नहीं की, कोई चीख पुकार नहीं की, कोई धाड़ा नहीं, लेकिन उनके फॉलोअर्स बेचारे परेशान हैं। बड़े ठहरे हुए लहजे में गुफ्तगू की है। अब फॉलोअर्स जो हैं वो तो चाहते हैं कि बस कुश्तों को पुश्ते लगा दिए जाएं, और लीडर जो हैं उस पर संजीदगी तारी हुई है। तो अब इसका क्या करें? ये तवक्कुआत तो रहेंगी। देखिए नवाज शरीफ साहब जो थे ना, वो भी तो मुसलसल 5 साल इसी अजाब को भुगतते रहे कि वो संजीदगी से बात करते थे। लोग कहते थे फ्रेंडली अपोजिशन है। अब इमरान खान साहब जो है खुद ही ताने देते थे जी नवाज शरीफ साहब को। बिल्कुल। लेकिन अब वही ताने उनको भी मिलेंगे। और अब उनको संजीदगी के साथ बहरहाल अपना एक काम करना है और एक दबाव भी रखना है। ठीक। तो और अगर ये दबाव कम हो गया तो मारे गए, और अगर ज्यादा हो गया तो मारे गए। तो इमरान खान इसमें पॉलिसी मेकिंग में, यानी अब जैसे रफ्ता रफ्ता आप कह रहे हैं कि बहुत डेलिकेट काम है, इमरान खान इस पूरे कारोबार में कहाँ आते हैं? नहीं देखिए, इमरान खान तो हमारी एक इंटरनल उसका हिस्सा है ना जी। सूबाई हुकूमत जो है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी खारजा पॉलिसी नहीं है जी। लेकिन क्योंकि और वो जो इलाके जहाँ शोरश ज़दा इलाके हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट के तहत है। बिल्कुल। गवर्नर बराह रास्त डील करता है उनको। कुछ कबायली इलाका सूबे का भी है, और सूबा क्योंकि बराह रास्त मुतअस्सर होता है वाक़यात से, उसकी अहमियत भी है। तो ये हमें मिल के ही ना, जब हम कहते हैं एक सुर में गाना है, तो फिर सूबाई हुकूमत भी तो शामिल है उसमें। सूबाई हुकूमत जो है और वफाकी हुकूमत और हमारे फौजी अदारे और फौजी क़यादत, ये सब को एक तरह सोचना पड़ेगा ना। और अभी तो आप देखिए जो शहादत मिल रही है, हालात उतने ख़राब नहीं हैं, इतना अफरा तफरी नहीं है जितने मीडिया में बगलें बजाई जाती हैं और लोगों को तवक्कुआत, उनकी तवक्कुआत पे पानी फेरा जाता है। ठीक है शाम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। पहले हम बात कर रहे थे तालिबान के हवाले से, तो शामी साहब जरा आगे चलें। और एक बड़ी, अभी इसमें बहुत उलझने हैं जी, यानी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी बात है। हाँ, इसमें बात करते रहेंगे यानी हम। दोनों बराह रास्त बैठे हैं, बैठेंगे एक दूसरे के सामने, तो ये बड़ी बात है। लेकिन अमेरिकन कोई हाई होप्स नहीं दिला रहे। वो कहते हैं आप तैयार रहें इसमें बदशगुनियों के लिए, बदखबरियों के लिए। अल्टीमेटली कितना अरसा लगेगा, क्या नतीजा निकलेगा, ये बातें जो है अभी मुस्तकबिल पर छोड़ देते हैं। शामी साहब, हमारे यहाँ आपको याद होगा चंद दिन पहले मार्च में इनफैक्ट एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, SRO जारी हुआ, जिसके तहत 51,000 गाड़ियाँ जो स्मगल शुदा थी उन्हें लीगलाइज किया गया कि आप कस्टम ड्यूटी जमा कराएं और गाड़ी लीगल है आपकी। एक रियायती किस्म की कस्टम। जी जी।
तो वो आज अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी है। उन्होंने कहा जी इट स्टैंड्स कैंसल्ड, सारी गाड़ियां रिक्लेम करें और नीलाम करें। एफबीआर को हुक्म दिया। आपको तो याद है जिस वक्त ये गाड़ियां हो रही थी, हमने इसी प्रोग्राम में आवाज़ उठाई थी कि जनाब ये तो गाड़ियां जो हैं अब लाई जा रही हैं बॉर्डर पार से। हाँ। और वो गाड़ियों का असल में तो वो फैसिलिटी थी उन कारों के लिए जो यहाँ चल रही थी, ठीक। और उन्होंने कस्टम पे नहीं किया था, स्मगल होकर कहीं आ गई थी बाहर से। लेकिन उसके बाद तो फिर उसको बाकायदा बिजनेस बना लिया गया। लेकिन जो कुछ भी हुआ, ये तो हाई कोर्ट को उसी वक्त नोटिस लेना चाहिए था। ठीक। अब इतने अरसे के बाद जबकि वो गाड़ियां जो हैं उनकी कस्टम ड्यूटी लेके 16 अरब रुपए शायद जी 16 अरब CBR वसूल कर चुका है जी। और अब वो गाड़ियां वापस लेना या लोगों को ड्यूटी वापस करना, फिर गाड़ियों की नीलामी करना, देखिए इसमें हुक्म तो अपनी जगह है, हम उस पर कुछ अर्ज नहीं कर सकते। लेकिन असल बात यह है कि इससे जो हमारे सरकारी अदारे हैं ना, उनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक। और हमारी जो इंतज़ामिया है, हुकूमत ने आखिर का फैसला किया है ना, एक कैबिनेट ने फैसला किया, उसके नतीजे में ये काम हुआ ना, उनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक। और मालियाती या मुआशी मामलात में एतमाद जो है इंतज़ामिया का, ये बुनियादी चीज़ होती है। ठीक। अब जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस तरह के फैसले करती हैं या कर रही हैं, जब मुदाखलत हो रही है, इससे ये हो रहा है कि जो कहा तो ये जा रहा था ना, हमारे इत्तेदाद एहसन साहब भी अदलिया बहाली तारीख में कहते थे कि इससे इन्वेस्टमेंट की जो फ़ज़ा है वो बेहतर हो, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगी। लेकिन ये जो हमारी फ़ज़ा है वो दूसरे तरीके से मुतस्सर हो रही, जो बेयकीनी पैदा हो रही है, इससे लोग बाहर से आने से गुरेज़ आए जी। क्योंकि वो कहते हैं कि कल चलिए आज तो हुकूमत ने तो कुछ कर दिया, कल सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला कर दे तो फिर क्या होगा जी। तो इसका भी कोई वक्त मुअय्यन होना चाहिए कि अदालत किस मौके पर किस वक्त में इस तरह की कोई सूरत हाल है उस पर नजरसानी कर लेगी। जो गाड़ियां 4-4 हाथ बिक गई हैं वो रिकवर कैसे हो सकती है? अदालती हुक्म हो भी तो वो रिकवर तो फिर किसी ना किसी तरीके से हो जाएंगे। जो पहले नहीं रिकवर हो रही थी, हाँ। उनसे कस्टम ड्यूटी वसूल नहीं हो रही थी, स्मगल होके आई हुई थी, अब कैसे होंगी? लेकिन बहरहाल मैं इस पर बहस नहीं करता। बात यह है कि जो इंतजामिया है ना, वैसे कल एमनेस्टी स्कीम आती है जी, कई दफा आ चुकी है कि भाई आप 10% 20% इनकम टैक्स जमा करा दें या 5% जमा करा दें और आपका जो काला पैसा है वो सफेद हो जाएगा। ठीक है। अब लोग ये करा देते हैं और उन कराने के बाद उनको पकड़ लिया जाता है कि जनाब आप टैक्स वापस करें, पूरा दे टैक्स। अदालत ये फैसला कर देती, तो फिर हुकूमत की बात पर कौन एतबार करेगा? ठीक। और किसको ये तयक्कुन हासिल होगा कि ये हमें जो एमनेस्टी जो हासिल रहेगी, तो लोग आगे नहीं आएंगे। अल्टीमेटली इससे हमारी मईशत पर ऐसे नागवार असरात पड़ेंगे। तभी तो बार बार ये अर्ज करते हैं ना कि देखिए हुकूमत जो होती है, इंतज़ामिया जैसी भी हो, उसके बारे में उसके फैसलों को ख़त्म करने को बड़ा सोच समझ के इक़दामात करने चाहिए, और ख़ास तौर पर मुआशी मामलात में। अभी मैं आपको बताऊं, मुझे ये किताब मौसूल हुई है, ये हमारे GS साबरी साहब हैं जो सेक्रेटरी खसूसी थे पेट्रोलियम के, उन्होंने लिखी है दी प्रोक्लेम्ड LNG स्कैम। हाँ जी, वो LNG एक स्कैम हुआ था, उस पर उन्होंने ये मीडिया पे बरसे हैं और अदलिया पे बरसे हैं। अच्छा। और इन्होंने कहा है कि जनाब अगर ये 2010 में जो LNG का यानी इंपोर्ट का मंसूबा था, जिसके पीछे कई बरस काम किया गया था, कामयाब हो जाता, इसको आगे चलने दिया जाता, तो आज मुल्क में एनर्जी शॉर्टेज ना होती। ठीक बात। और अरबों डॉलर का हमारी मईशत को जो नुकसान पहुंच गया है वो ना पहुंचता। तो उन्होंने ये किताब लिख के अपना नुक्ता नजर वादे किया है। मैंने अभी किताब तो नहीं पढ़ी, तो मीडिया पर बरसे हैं, अदलिया पर भी, बहरहाल एक किस्म की तो गुस्सा है ही ना। ठीक है। अब इसको ये एक पहलू है चीज़ों का। जो भी मुआशी मामलात हैं, इंतज़ामी इक़दामात हैं इस नौइयत के जी, उनके बारे में बहुत सोच विचार के बाद इक़दामात होने चाहिए और बहुत सोच विचार के बाद उन पर नजरसानी होनी चाहिए। बिजनेस सेंस होनी चाहिए। हाँ, हुकूमत में भी जी, और फिर अदलिया में भी जी। अब तो ये जाहिर है कि एक फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील भी हो सकती है। वैसे अगर आपने पूछा नहीं जज साहब कौन थे? नहीं, मुझे जज, देखिए मैं जज साहब कोई भी हूँ, सब जज काबिल एहतराम है, ठीक। और मैं अभी शख्सी मामलात में नहीं जाता। ठीक। ये हमारे जनाब ये
सोशल मीडिया वाले हैं जी। जो जजों के पीछे पड़ते ठीक हैं और है। फिर वो मुकदमा से विड्रॉ करते हैं कि सोशल मीडिया हमारे पीछे पड़ गया। जी। वही जज साहब होंगे। ठीक तो मतलब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है जी। और अभी तो अपील का दरवाजा भी खुला है जी। लेकिन इस फैसले से बहुत सी उलझनें पैदा होंगी जी। और कई लोगों को खुशी भी हो सकती है। श्याम साहब, ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड है, ये भिखारी साजी की कोई फैक्ट्री है या क्या है? देखिए, जो हमारे अहले सरवत है ना, जो खाते पीते लोग, उनका तो यही ख्याल है अपेरेंटली लगता तो कि यही ये है। बकारी पहनाने की फैक्ट्री है। लेकिन कभी उनको भूखा रहना पड़ा हो और रोटी ना मिल रही हो तो फिर उनसे मैं पूछूं ये बेकारी बनाने की फैक्ट्री है या गरीब की इमदाद करने का कोई तरीका है? लेकिन श्याम साहब, जितने पैसे हमने लगाए हैं, हम इसको अदरवाइज खर्च करते प्रोडक्टिव, तो हम शायद कारखाने लगा लेते, बिजली का मसला ना होता। तो फिर आपने सुना है ना वो कि एक साहब सिगरेट पी रहे थे, दूसरों ने कहा कि जनाब अगर आप कितने सिगरेट पीते हैं? उन्होंने कहा इतने पीता हूँ। कब से पी रहे हैं? उन्होंने कहा इतने साल से पी रहा हूँ। उन्होंने कीमत लगाई, उन्होंने कहा आप कितने इतने करोड़ रुपए के सिगरेट पी चुके। अगर आप सिगरेट ना पी रहे होते, सामने जो प्लाजा खड़ा ये आपका होता। उन्होंने कहा आप सिगरेट पीते हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा प्लाजा आपका है? उन्होंने कहा नहीं। तो भाई ये बातें करनी आसान है। ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम स्पेसिफिक ग्रांट है या एक बहुत कम खर्च कर्ज है? जी। यानी ये जो एक किस्म का कर्ज हंसना है जो इसी काम के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, डोनर एजेंसीज की तरफ से। अगर ये इस पे इस्तेमाल नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नंबर एक, हमारे एक फाजिल जज ने ये कहा भी है कि इससे बिजली का कारखाना लगाया जाता, कितने रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता। दुरुस्त बात है, बिजली के कारखाने भी लगने चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जो भूखा मर रहा है उसको आप ये कहें कि मैं तुम्हारे बच्चे की फीस दूंगा ताकि वो पढ़े, एमए करे और तुम्हें और नौकर हो तुम्हारी परवरिश करे, ठीक है, तो वो दो रोटियां कैसे उसको मिलेगी? देखें, हम लोग जो आसूदा हाल है ना, हमें कुछ पता नहीं है दुनिया में किस किस तरह के लोग रह रहे हैं। ठीक। मेरे पास एक खातून आई, जी। वो मेरी बहन के यहाँ मुलाजिम थी। मैं घर पहुंचा, मेरी बीवी ने कहा कि वो सुबह से आके बैठी हुई है, माई रशीदा, आप उससे बात करना चाहती। मैंने उसका भाई बताया भी क्या बात है अम्मा? उसने कहा बात यह है कि मुझे मेरा एक काम कर दो। मैंने क्या काम कर दो? मुझे आप बेनजीर इनकम सपोर्ट पर लगा दो। मैंने कहा 1000 रुपया मिलेगा? उन्होंने कहा 1000 रुपया मिलेगा। मैं अपनी बेटी के पास रहती हूँ, हमको पूरे खानदान घर वाले जो हैं एक रोटी सुबह खाते हैं, एक रोटी शाम को खाते हैं, पेट भरकर रोटी नहीं मिलती, तकसीम होकर रोटी मिलती है। अगर ये आटा आ जाएगा 1 मन, इससे कम से कम रोटियां 2 मिल जाएंगी। श्याम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे, आप देखते रहिए। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी अदलिया के हवाले से, अदालत वो BISP के हवाले से अदालत का जिक्र जुज़वी तौर पे आ गया। लेकिन शामी साहब, आज अदालत में एक और केस भी चल रहा है। वो चीफ जस्टिस साहब भी कहते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड लोग जो हैं वो लोगों को लूट रहे हैं। 2% जो टैक्स लगाया गया है उसके जरिए एडिशनल। नहीं, वो तो बिल्कुल बात ठीक है कि जब तक आप ये बजट पास ना हो उस वक्त तक ये रकूम कैसे लेनी, टैक्स कैसे लेना शुरू कर दीजिए। नंबर एक, जो सेल्स टैक्स पे रजिस्टर्ड नहीं है उन तो 3%, उनको 3%, 2% एडिशन 17 से 19 हो गया वो जी अनरजिस्टर्ड है जी, और जो रजिस्टर्ड है उनको 1%। तो आपने दरअसल 3% लगा दिया। ठीक है, तमाम लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, उनको ऐलान करें, जिसने चीनी खरीदनी है जिसने, उसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर किया जाए। अभी आपने पेट्रोल पंपों के बारे में हुक्म जारी किया है ना, बिल्कुल किया कि तमाम पेट्रोल पंप रजिस्टर करवाएं अपने आप को सेल्स टैक्स में। तमाम दुकानदारों को पाबंद किया जाए, वो रजिस्टर कराए सेल्स टैक्स में अपने आप को। ठीक। ये जमाने लद गए, आप उनको छूट, वो 3% गला घूंटेंगे और वो 1% GST आपने लगाया, तो 1% का ऐलान करके आपने 3% GST लगा दिया। ठीक है, तो ये एक इंतहाई नामुनासिब बात है और सुप्रीम कोर्ट की जो मदाखलत इस मामले में है
बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन शाम साहब, अगर आज हम मिसाल के तौर पर टैक्स कलेक्ट ना करते, बजट की अनाउंसमेंट के साथ ही कीमतें तो बढ़ जाती हैं। बढ़ती है ना बढ़ती, हमें इससे गरज नहीं है। हाँ। टेक्निकली क्या सोचते, कोई वसूल नहीं कर सकता था उसको टैक्स के पैसे, कैसे टैक्स की कीमतें बढ़ जाती। जब टैक्स वसूल, मुसीबत तो यहाँ ये है ना कि सेल्स टैक्स के नाम पर भी और एक्साइज ड्यूटी के नाम पर भी रकूम जमा होती हैं जो हुकूमत के खजाने में नहीं जाती, उनका बड़ा हिस्सा भी दूसरे लोगों के पास चला जाता है। ठीक। इसलिए मगर बात हो रही थी, ये नदीम अकबर साहब हैं जी, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि ये वर्ल्ड बैंक का कर्जा है 2% पर जी, जो 25 साल में वाजिबुल अदा है, ये ग्रांट नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ग्रांट भी है इसमें, बिल्कुल, इसका कुछ और हिस्सा कुछ कर्ज भी है, और ये सॉफ्ट लोन है। बहरहाल कर्ज हो, ग्रांट हो, कुछ हो, जो इंतहाई गरीब लोग हैं, एक जो पेट भरकर रोटी नहीं मिलती, रोटी, उनके लिए ये जरूरी स्कीम है, ये अच्छी स्कीम है, इसे जारी रहना चाहिए, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इसको पॉलिटिसाइज नहीं होने देना चाहिए। लेकिन जो हमारे दोस्त जो हैं बैठ के अपने ऐवानों में ये कहते हैं पेट भर कर, भाई आपको तो जो लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले मेरी तरह के और आला अदलिया के अरकान भी वैसे ही उनमें शुमार होते हैं, वो कैसे ये बात कहते हैं कि गरीबों का दर्द कुछ महसूस करना चाहिए। ठीक। और जो बेशुमार लोग हैं पाकिस्तान में जिनको रोटी नहीं मिल रही, रोटी पानी से खा लेते हैं, चाय से खा लेते हैं, वो प्याज से खा लेते हैं, तो रोटी तो आप पूरी कर दें उनकी, कम से कम एक मन गेहूं तो मिलने लेंगे वो इससे। हाँ, अब तो 1200 रुपया हो गया। तो इसलिए वो भी काम होने चाहिए साथ, उनको लॉन्ग टर्म, और उनको मछली पकड़ना भी सिखाना चाहिए। ठीक। लेकिन ये भी काम होना चाहिए और 5-10 साल में ये प्रोग्राम खत्म हो जाए और दूसरा प्रोग्राम जो है टेक ओवर कर ले। शाम साहब, हमारे साथ अरबाब इसरार साहब हैं बेल्जियम से, फोन लाइन पे। जी, अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी हजूर। अरबाब इसरार खान बात कर रहा हूँ बेल्जियम से। हाँ जी जनाब। जी शामी साहब, आपने अफगानिस्तान के बारे में तो बहुत अच्छी बातें की, लेकिन आपको शायद मालूम हो या ना हो कि अफगानिस्तान की मीडिया मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और हमारी मीडिया इसके बारे में कुछ बिल्कुल ही खामोश है। वो सिर्फ मोबाइल छीनने, बकरी चोरी होने के बारे में खबरें देती है। मेरी यहाँ पाकिस्तानी सफारतखाने में भी बात हुई है, और शामी साहब इसके बारे में कुछ इकदाम की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ फरमाइए, और हमारी मीडिया को और ख़ासकर हुक्मरानों को भी इसके बारे में इकदाम की जरूरत है जो वो नहीं ले रहे हैं। अफगानिस्तान अपने मसाइल हल कर लेता है तो मुस्तहकम अफगानिस्तान मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ठीक। और अगर थोड़ी बहुत वो बदजुबानी भी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मीट का जवाब पत्थर से दें। वो तो अब उनकी सदारत, करज़ई साहब की तो मियाद सदारत ख़त्म होने वाली है, वो बदहवास हुए हैं, तो उनको हमने क्या छेड़ के करना है, उनको उनके हाल पे छोड़ दें तो कोई मजाक नहीं है। मिसेस डॉक्टर सुल्तान साहिबा लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर आला पंजाब तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ। हाँ जी। कि जो डायलिसिस के पेशेंट है ना, उनके लिए जो हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन दी जाती हैं वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड होती हैं। यकीन करें, वो एक जो उल्टी की गोलियां है उससे भी पेशेंट को फाका नहीं है। तो काइंडली जहाँ इतनी बड़ी नेकी की है वहाँ पर मेडिसिन भी ओरिजिनल दे ताकि मरीजों का कोई भला तो हो। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आवाज़ जो है, अगर वो वज़ीर सेहत मौजूद है साहब इस वक्त, तो चार्ज तो है ना किसी का, संधू साहब हैं जी, संधू साहब हैं, ये सिंधु साहब हैं जी, खलील ताहिर संधू साहब। हुजूर, ये आप इसकी फरियाद सुन लें। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी, अब्दुल कयूम काकड़ साहब जो हैं वो मुझे इतने SMS कर चुके हैं कि भाई ये वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा था कि हम वहाँ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट कायम करेंगे, हॉस्पिटल कायम करेंगे कोयटा में, वो तो कुछ कायम नहीं किया, तो वादा पूरा करें। और एक बात और है, ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो जो तलाशी हो रही है वो लंदन में, जी जी, तो उसका कोई नतीजा निकला? वो शामी साहब फेसबुक पे भी बहुत से लोग हैं, और जॉर्ज गैलोवे ने तो मुतय्यन तौर पे नाम भी लिखे हैं अपनी फेसबुक पे, और वो जिनके घरों में तलाशी हो रही है, जिनके घरों में तलाशी, किनके घरों में हो रही भाई? वो जॉर्ज गैलोवे ने कहा, जी, जॉर्ज गैलोवे जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हैं कि जी अल्ताफ हुसैन साहब के घर की तलाशी है और सलीम शहजाद साहब के घर की तलाशी।
अच्छा, इस वक्त जो घर तलाशी हो रही है, जी। अगर उनके घरों की तलाशी हो रही है जी। तो छुपाने की क्या जरूरत है इसमें? ठीक। इसमें तो हो रही है। अगर गलत है तो और बात है। जी। तो जॉर्ज गैलोवे साहब ने अगर ये ऐलान कर दिया है जी। तो कम से कम उनकी जुबानी तो हम ये बात कर ही सकते हैं। ठीक। तो बहरहाल अभी जी। कोई हमारे जो मुअज़्ज़ज़ नाजरीन है, जी। अभी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, लेकिन तलाशी जारी है। जी। जाहिर खान साहब हैं जी, किला सैफुल्ला बलूचिस्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली। सर जी, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो ये अफगानिस्तान और अमेरिका के तालिबान से मुज़ाकरात की बात हो रही है, और दूसरी तरफ अफगान सदर हामिद करज़ई ने अपने हालिया इंटरव्यू में ये कहा कि अफगान अवाम कभी हमें ये इजाज़त नहीं देती कि हम डिफरेंट लाइन को तस्लीम करें। तो क्या शामी साहब, अफगान अवाम मुस्तकबिल में इस मसले पर पाकिस्तानी अवाम को तंग तो नहीं करेगी? जितने अगर अफगान तंग करेंगे तो हम भी तंग कर लेंगे उतना। आप भी माशाल्लाह अपनी जगह मौजूद हैं। देखिए, ये बातें आप करज़ई साहब की छोड़े, उनको क्या कहना। ड्यूरेंट लाइन जो है बैनुल अक़वामी सरहद है, दुनिया उसको तस्लीम करती है। आप इस तरह के नुक्ते पैदा करके कुछ नहीं हो सकता हासिल। करज़ई साहब हों या कोई और साहब हो, जो इस तरह के बातें करेंगे वो उसको भुगत लेंगे। ठीक। शहबाज साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। हम अपने नाज़रीन से लेते हैं कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।